यस सर। ओके। सो आज थोड़ा कुछ नया करेंगे हम लोग, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में इम्पोर्टेंट भी बहुत है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना केमिकल रिएक्शन के लिए, मान लीजिए हमको केमिकल रिएक्शन डिफाइन करना है, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा कि हमारे पास रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल रहेगा, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में आपस में एटम का एक्सचेंज होगा, एटम का लेन देन होगा, और उससे क्या होगा, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अच्छी चीज ये है कि ये डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, नहीं रट्टा नहीं मारना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। स्टोइचियोमेट्री नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, इसके बाद जो करने वाले हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब जो भी करेंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री का एक तरह से बोल लो कि बैकबोन है, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो लफड़ा हो जाएगा फिर अपनी जिंदगी। जो अभी डेफिनेशन दिया जा रहा है वो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो ये भी डेफिनेशन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हम एक दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप वही कॉपी करेंगे, साथ साथ में कॉपी करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में। इट इज द नंबर, it is the number written before, it is the number written before a chemical compound, a chemical compound in balanced chemical reaction, in balanced chemical reaction, chemical reaction। आपको कहीं भी डाउट होगा, थोड़ा भी डाउट होगा, तो प्लीज उसे तुरंत से पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी थियरी पोर्शन के बाद फिर क्वेश्चन आने वाला है, और वो आपको मालूम ही है, क्वेश्चन में दिमाग आप ही लगाओगे, मैं बस हेल्प कर सकता हूँ आप। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो डेफिनेशन बोल रहे, इट इज द नंबर रिटन बिफोर अ केमिकल कंपाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मुझे कोई एक एग्जाम्पल लिखना हो, मैं क्या लिखूंगा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दिया, नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ, इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बन जाएगा। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं ना, तो यहाँ पे 2NH3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3H2 लिखना पड़ेगा। आप चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। जस्ट से यस और नो, बैलेंस है या नहीं है? यस सर, बैलेंस यस। ओके। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, अमोनिया से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 2 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। एंड हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो दिस 3 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। एंड नाइट्रोजन से पहले क्या लिखा हुआ है, 1, 1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। डेफिनेशन क्लियर हुआ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलने वाले हम लोग? सर फिर से समझाइए सर। ओके, डेफिनेशन देखो बच्चे, डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि आप कोई बैलेंस रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद ये जो केमिकल कंपाउंड है, इसके पहले जो नंबर लिखा रहेगा, इस नंबर को ही हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। यही यहां ऊपर लिखा हुआ है, इट इज द नंबर रिटन बिफोर अ केमिकल कंपाउंड
इनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 2 है, 2 विल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, 3 विल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, 1 विल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके। किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मैं इसके आगे अब मूव करना शुरू करूं। किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ नहीं बोल रहे यार। डाउट है एनीवन? ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे ना, एक और हेडलाइन लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस of stoichiometric coefficient of stoichiometric coefficient। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम लोग अभी डेफिनेशन समझ रहे थे कि बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड के पहले जो नंबर रहेगा वो उसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या मीनिंग होता है, ये और डिटेल में जानने वाले। तो जो मैं लिख रहा हूं अगेन आप कॉपी करते जाना, ये अलग से टाइम मत मांगना कॉपी करने के लिए। द पॉइंट इज, जो भी कॉपी करेंगे, इट रिप्रेजेंट द ratio of amount of reactant reacted and ratio of amount of product produced, हाँ ये पढ़ने के बाद एक बार में समझ में नहीं आता, आपको भी ऐसे ही कुछ फीलिंग आ रही होगी, पता नहीं क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो अमाउंट है, इसको इसको अंडरलाइन कर लेना। अमाउंट का यूनिट क्या होता है? जल्दी, इतना टाइम। Moles. अमाउंट का यूनिट इज मोल। ओके फाइन। अमाउंट का यूनिट क्या होता है बच्चे? मोल होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं फिर से वही एग्जांपल लिख रहा हूं कि हमारा नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करा और अमोनिया बना लिया, ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। मैं ना अभी आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, यहाँ नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, हाइड्रोजन का 3 था, अमोनिया का 2 था। तो स्टेटमेंट सुनना है, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन on reaction with 3 gram of hydrogen can produce 2 gram of ammonia। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अरे कोई है मतलब जो बोल सके हाँ नहीं ट्रू है फॉल्स, बताना यार। False है sir. फॉल्स है। और कोई बताएगा? फॉल्स है सर।
अच्छा, ये फॉल्स ही बताएंगे सब लोग, तो ठीक है, करेक्ट है, आप करेक्ट बोल रहे, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ध्यान रहे ये जो नंबर है जिसे आप स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोल रहे हो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाया था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट के रेशियो को, और अमाउंट का यूनिट क्या होता है? मोल। मतलब ये जो नंबर है ना बच्चे, वो कभी भी मास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये कभी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मोल को। किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? मोल को रिप्रेजेंट करने वाला है। मतलब यहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा बोलता कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन is going to react with 3 मोल of hydrogen to produce 2 मोल of ammonia, अब स्टेटमेंट ट्रू होता या फॉल्स होता? ट्रू सर। अब ट्रू हो जाएगा बच्चे, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर मैंने मोल बोला हुआ है तो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, फिर करेक्ट हो जाएगा। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन अगर मैं रिएक्ट करा दूं 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो हमें 2 मोल अमोनिया मिल जाएगा। आपको यही चीज ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होने का रेशियो है ना, वो मोल का रेशियो 1:3 रहेगा, मास का नहीं, वॉल्यूम का नहीं। ठीक है, किसका रेशियो रहेगा? मोल का रेशियो 1:3 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन और अमोनिया देखूं तो रेशियो क्या रहेगा? 3:2। और वो किसका रेशियो रहेगा? वो मोल का रेशियो रहेगा, वो मास का नहीं हो सकता, वॉल्यूम का नहीं हो सकता, बाकी किसी क्वांटिटी का नहीं हो सकता। दैट इज ओनली फॉर मोल। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं धीरे धीरे। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, तो बस धीरे धीरे ट्रेनिंग पोर्शन में पहुंच रहे हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो SO3 बन रहा है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2SO3 लिख लूंगा और 2SO2 लिख लूंगा। आप चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस, आप चेक कर सकते हो रिएक्शन बैलेंस। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2। ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1। 1। SO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चलो हमको आता है भाई, ये सब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं समझ गया। तो स्टेटमेंट मैं क्या बोलता? स्टेटमेंट ये बोलता कि 2 मोल SO2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल SO3 बना लेगा। हाँ, करेक्ट है। अब आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन क्या दिया मैंने? मान लो हमने कुछ करा, 128 ग्राम लिया था SO2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हमने 128 ग्राम SO2 लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। आपको बताना था कि SO3 कितना बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो इसको हमको समझना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज, मान लो हमने यहां पे ले लिया 64 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन के ले लिया 32 ग्राम। फिर बोला बताओ SO3 कितना बनेगा। ये क्वेश्चन में पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा और चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिएक्शन दे दिया आपको, बैलेंस करके दे दिया, फिर बोला कि SO2 का 128 ग्राम ले रहे हैं, O2 का 32 ग्राम ले रहे हैं। ये लेने के बाद आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि SO3 का कितना बन गया।
दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको जिसमें बोल रहे हैं कि SO2 का हमने 64 ग्राम ही लिया, ऑक्सीजन का 32 ग्राम लिया, फिर से इनको आपस में रिएक्ट कराया और फिर बोल रहे हैं SO3 कितना बनेगा। ये दो चीजें आपको सॉल्व करनी है। कोई बताएगा फर्स्ट वाले का आंसर? या अगर आप टाइम लेना चाहते हो टेक योर टाइम, बट एक बार दिमाग लगाओ। फर्स्ट वाले का बोल रहे हैं 160 ग्राम। ओके, और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? फर्स्ट वाले का आंसर कोई नहीं? रॉन्ग है क्या सर? नहीं, रॉन्ग है या करेक्ट है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं तो बाकी लोगों का पूछ रहा हूँ कि बाकी लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे। आपने बताया उतना अच्छा है, एटलीस्ट बोलो यार, बोलो। जो भी आता है, गलत आता है सही आता है, जो भी आता है बोलो, एटलीस्ट पता चलता है ना कि आपने कितना सोचा। वो आप आंसर बोलोगे मुझे पता चल जाए, तो फिर मुझे और एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है। ओके, 160। ओके, ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि फर्स्ट वाले का आंसर 160 ग्राम करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर 160 ग्राम करेक्ट है। अच्छा, फिर सेकंड वाले का बताओ। फर्स्ट वाले का 160 ग्राम, 96 ग्राम सर, 96 ग्राम। 96 ग्राम। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? कोई भी और? नहीं, कोई नहीं बताएगा? भाई बाकी मूवी देखने आते हो क्या? हाँ, बढ़िया लग रहा है मूवी, बढ़िया लग रहा है, चलो मूवी देखते हैं, 1.5 घंटे की मूवी लगी हुई है। बोला करो यार, सीखने आए हो, बिना बिना इंटरेक्शन के कुछ नहीं सीख पाते हम लोग। 96 ग्राम ठीक है सर। 96। ओके 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 ओके। चलो आपको एक चीज बताते हैं, सरप्राइज देखना। 96 रॉन्ग है, 160 करेक्ट है। अब लगा झटका? मुझे समझ में आ गया था कि आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू बता दे रहे हो। ठीक है, यही कर रहे हो ना? अरे बच्चा, इतना आसान होता तो सब कोई नहीं पढ़ लेता केमिस्ट्री यार, थोड़ी केमिस्ट्री लगाओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बच्चा भी कर लेता 5वीं 6वीं का। नहीं, तो फर्स्ट वाले में ऐड करने से करेक्ट हो गया, सेकंड वाले में ऐड करने से रॉन्ग हो गया, मतलब कुछ तो लफड़ा हुआ होगा उधर। चलो देखो, अब एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूं कि अपना दिमाग लगा लिए होंगे, तो अपना दिमाग लगा लिए होंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो, जब मुझे ये रिएक्शन दिया गया तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन देखा, और रिएक्शन देखते ही मेरे माइंड में क्या चलेगा कि इसका SO2 का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करे तो SO3 का 2 मोल बन जाएगा, ये हमको मालूम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, SO2 का अगर मैं मोलर मास लिखूं, मान लो SO2 के 1 मोल का मास लिखना होता, तो सल्फर एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो आप जरा वैल्यू रखो, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, 32 प्लस 32 कितना?
64 ग्राम पर मोल। ये SO2 का मास निकला है। वैसे ही O2 का अगर मोलर मास लिखना होता तो कितना आता? 32 आता ग्राम पर मोल। SO3 का लिखना होगा, आप चेक कर लेना SO3 का, ये 80 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, ये 80 ग्राम पर मोल आता है। अब जरा फैक्ट पे चलते हैं। देखो, अगर कोई रिएक्शन दिया है ना, बैलेंस रिएक्शन दिया है ना, तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल फैक्ट हो जाता है, ये ट्रूथ हो जाता है हमारे लिए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि SO2 का अगर मैं 2 मोल खर्च करूंगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल खर्च होगा और SO3 का 2 मोल बन जाएगा। मैं कह रहा था कि SO2 के 2 मोल का मास कितना होगा? 1 मोल का मास कितना? 64। तो 2 मोल का मास कितना होगा बच्चे? 128 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो भाई आप जो बोल रहे हो ना, वही यहां पे मैंने दिया था। आप यही तो बोल रहे थे, 2 मोल SO2। 2 मोल SO2 मतलब 128 ग्राम। 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम। आप ये बोल रहे थे कि इसका 2 मोल SO2 का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करके SO3 का 2 मोल बनाएगा। तो SO3 के 2 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल का मास 80, 2 मोल का मास कितना? 160। हाँ, यही आंसर है। मैंने ऐड नहीं करा, ठीक है, मैंने ऐड नहीं करा। मैंने क्या लॉजिक यूज करा? मैंने ये लॉजिक यूज करा कि SO2 का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करेगा और SO3 का 2 मोल बना लेगा। SO2 के 2 मोल का मास कितना? 128 ग्राम। O2 के 1 मोल का मास कितना? 32 ग्राम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 128 ग्राम SO2 का, 32 ग्राम O2 का, ये आपस में अगर रिएक्ट कर गए तो SO3 का 2 मोल बन जाएगा। SO3 के 2 मोल का मास कितना? 160। इसलिए मैंने बोला कि आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। मैं ऐड करके नहीं बोल रहा था। मैं कहां से बोल रहा था? मैं स्टोशियोमेट्री से बोल रहा था। मैं डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब देखना ये है, प्रॉब्लम ये नहीं कि ये तो समझ में आ ही गया था, ये तो करेक्ट हो ही गया था हम लोगों का। प्रॉब्लम वहां था कि सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है, हमको वो समझना है। तो अब फिर से खूब ध्यान से समझेंगे कि सेकंड वाला हमारा रॉन्ग क्यों हुआ और क्या करेंगे कि सेकंड वाला करेक्ट होगा। देखो, मैं फिर से आऊंगा वहीं पे स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पे, और स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में यहाँ पे मैं क्या बोलना शुरू करूंगा कि भाई देखो, SO2 का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो SO3 का 2 मोल बनेगा। SO2 के 2 मोल का मास कितना? 128 ग्राम। O2 के 1 मोल का मास कितना? 32 ग्राम। एंड SO3 के 2 मोल का मास कितना? 160 ग्राम। ये होता है। अब जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना उसको। मैं ये बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम है ना, वो SO2 के 128 ग्राम से रिएक्ट करेगा ना, तभी यहां SO3 का 160 ग्राम बनेगा। माय पॉइंट इज, सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन का तो 32 ग्राम दे दिया बच्चे, लेकिन SO2 का 64 ग्राम दिया, 128 ग्राम नहीं दिया। मतलब समझे? जब मैं ये बोल सकता हूं कि 32 ग्राम खर्च होने के लिए 128 ग्राम चाहिए, तो एक चीज तो क्लियर हो गई थी ना कि यहाँ पे कितना दिया? 64 ग्राम दिया। मतलब ऑक्सीजन का पूरा कंप्लीट 32 ग्राम खर्च नहीं होगा। ये बात समझ में आया सबको? अरे जल्दी बोलो, डू रिस्पॉन्ड बच्चे। इट्स अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। इट इज फिर से समझे सर। Yes. ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि
अब देखो तो पहला केस जो था हमारा, पहला केस में ये बोला गया कि 2 मोल SO2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल SO3 बनेगा। 2 मोल SO2 का मास कितना 128, 1 मोल O2 का मास कितना 32 एंड 2 मोल SO3 का मास कितना 160। अगर मोल में ना बोल करके मुझे ग्राम में अपना स्टेटमेंट बोलना होता तो मैं ये कहता कि SO2 का 128 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से अगर रिएक्ट कर जाता है तो 160 ग्राम SO3 बनेगा। ये ऐड करके नहीं बोला हुआ है मैंने कहां से बोला हुआ है, स्टोइचियोमेट्री रेशियो से हमने मास कैलकुलेट करके बोला हुआ है, मैंने ऐड नहीं करा हुआ है, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। नाउ माय पॉइंट इज, एक चीज तो मेरे माइंड में अब तक क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि ऑक्सीजन का 32 ग्राम SO2 के 128 ग्राम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का अगर मुझे 32 ग्राम खर्चा करना है तो SO2 का 128 ग्राम रहना चाहिए, तभी ऑक्सीजन पूरा खर्चा होगा, नहीं तो ऑक्सीजन खर्चा ही नहीं होगा। अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल SO2 के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना 32, SO2 के 2 मोल का मास कितना 128। मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन 32 ग्राम मतलब 1 मोल खर्चा करने के लिए SO2 का 2 मोल 128 ग्राम चाहिए। अब व्हाट अबाउट द केस अगर SO2 मेरा 120 ग्राम रहे ही नहीं, अगर SO2 मेरा 128 ग्राम से कम हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर यही होगा कि अगर आपने SO2 कम लिया हुआ है और ऑक्सीजन 32 ग्राम ही लिया हुआ है तो SO2 पूरा खर्चा हो जाएगा, लेकिन O2 पूरा खर्चा होगा ही नहीं। ये बात समझ में आता है? यस सर। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पे आप देखो तो SO2 का दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, SO2 का कितना लिया SO2 का कितना लिया 64 ग्राम, ऑक्सीजन अभी भी 32 ग्राम ले रहा हूं। तो बच्चे ऑक्सीजन का 32 ग्राम खर्चा करने के लिए हमें SO2 का 128 ग्राम चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अब क्या होगा? अब होगा यही, SO2 खर्चा हो जाएगा, O2 बच जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले केस में SO2 और O2 दोनों एक साथ खर्चा हो रहा था, आपने ऐड करा, आंसर आ गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, एक पूरा खर्चा हो गया और एक बच गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली ऐड करोगे ना, आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। अब आपके माइंड में मैं बताऊं, कुछ लोग से अगर मैं लॉजिक पूछता हूं कि व्हाट इज द लॉजिक कि आपने मास को ऐड कर दिया, तो मुझे लॉजिक क्या दिया जाता है? लॉजिक दिया जाता है सर मास इज कंजर्व। अच्छा, हाँ मैं भी बोलता हूं मास कंजर्वेशन इज वैलिड। तो आप बोलते हो सर देखो स्टार्टिंग का टोटल मास इक्वल टू फाइनल वाला मास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर सेकंड वाले में गलत क्यों हुआ? सेकंड वाले में गलत इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग का टोटल मास खर्चा ही नहीं हुआ। खर्चा हो जाता तो ये बाद के टोटल मास के बराबर हो जाता। ये बात समझ में आया सेकंड वाला गलत क्यों हुआ? पहले अभी तक इतना समझ में आना चाहिए कि सेकंड वाला गलत क्यों हुआ। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अब हमको, अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे एक दो डेफिनेशन इंक्लूड करूंगा एंड देन आपको तरीका सिखाऊंगा कि ऐसे केसेस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला हमको काम क्या करना है, ऐसा रिएक्टेंट, अब हमको मालूम है, हमने जो एग्जांपल लिया ऊपर में, जो डेटा लिया उसके बेसिस से मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में SO2 पहले ही खर्चा हो जाएगा और ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा। जब रिएक्शन एंड कर जाएगी, मतलब SO2 खर्चा ही हो गया यार, पूरा खर्चा हो गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि अब SO2 रहेगा तो रिएक्ट करेगा ना, SO2 तो खर्चा ही होगा। तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी। जब रिएक्शन रुक जाएगी तो ऑक्सीजन बचा रहेगा और कुछ SO3 बना रहेगा।
तो यहाँ पे दो टर्म का नाम लिया जाता है, वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड सेकेंड इज एक्सेस रिएजेंट। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर उसको समटाइम्स हम लोग रिएक्टेंट भी बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट। देखो जब ये रिएक्शन रुका था ना, स्टॉप हुआ था ना, वो टाइम पे जो रिएक्टेंट पूरी तरीके से खर्च हो चुका है दैट इज लिमिटिंग, और जब ये रिएक्शन रुक गया था वो टाइम पे अगर कोई रिएक्टेंट बच गया है दैट इज एक्सेस। बड़ा आसान सा डेफिनेशन लिमिटिंग एंड एक्सेस का। एनी रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट at the end of reaction is known as excess reagent or excess reactant, and any reactant which completely exhausted at the end of reaction is known as a limiting reagent or reactant. तो ये डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप डेफिनेशन फटाफट कॉपी कर ले, डेफिनेशन फटाफट कॉपी करना। ये डेफिनेशन है, जल्दी से कॉपी करना जरा, तो फिर इससे रिलेटेड चीजें और ऐड करेंगे हम लोग, और कुछ एक चीजें ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करना सीखेंगे। डेफिनेशन कॉपी हो जाए तो बता देना यार। लग रहा है काफी ज्यादा लिख रहे हो, 2 ही 4 लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, हो गया ना? चलो देखो, तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपको कम से कम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का डेफिनेशन फीलिंग के साथ आता है। हमको मालूम है, अच्छे से समझ में आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। सबको समझ में आता है ये? किसी को भी अगर डाउट है यू कैन आस्क अगेन, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, बिकॉज यही लास्ट डेफिनेशन था, इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है। किसी को डाउट है? नहीं, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। किसी को डाउट नहीं है तो अच्छा रिपीट करते हैं, रिपीट कर दें, कर देते, रिपीट कर देते। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर हमको कोई रिएक्शन लिख रहा है ना, जैसे अभी मैंने रिएक्शन लिखा था, वापस वही रिएक्शन लिख देता हूँ। 2SO2 का हमने रिएक्शन कराया था O2 के साथ, और जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास वो 2SO3 बना था। फिर आपको केस 2 में जो मैंने नंबर दिया था वो भी दे देता हूँ। हमने SO2 का 64 ग्राम लिया था एंड O2 का 32 ग्राम लिया था। एज पर द मोल, ध्यान से समझना, एज पर द मोल 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 ग्राम, एंड 2 मोल SO2 का मास कितना होता है? 128 ग्राम। तो एज पर द मोल मैं ये कह रहा था आपसे कि ऑक्सीजन का 32 ग्राम खर्च करने के लिए SO2 का 128 ग्राम का जरूरत होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें ऑक्सीजन तो आपने 32 ग्राम लिया था, लेकिन SO2 आपने 128 ग्राम से कम लिया था।
तो ऐसे केस में क्या होगा, जिसका मास आप कम लोगे ना, रिक्वायर्ड था 128, आपने लिया केवल 64, तो होगा ये कि जिसका मास आपने कम ले लिया है रिक्वायर्ड से, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जब भी जल्दी खत्म हो जाएगा तो जैसे ही SO2 खत्म होगा, रिएक्शन रुक जाएगी। तो जो जल्दी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गया, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो जल्दी खत्म हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जब भी रिएक्शन रुकी होगी तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम में से कुछ मास बच जाएगा। सिंस ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है जिसका मास बच गया है जब भी रिएक्शन रुका है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो यही आपको डेफिनेशन में बोला हुआ है, the reactant that get exhausted first and limits or stop the reaction is called limiting reagent. The reactant that is left at the end of reaction is known as excess reagent. I hope कि अब डेफिनेशन क्लियर होगा। किसी को डाउट है, यू कैन आस्क अगेन, कोई टेंशन नहीं, आप फिर से पूछ सकते हो, बट रेस्पॉन्ड कर दो यार, कम से कम डाउट है या नहीं है, जल्दी बोलो। शुड आई रिपीट अगेन? नहीं, ओके ओके, फाइन फाइन। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करना है, अब हमें ये समझना है। हमने देख लिया कि प्रॉब्लम कहाँ होगा, जब कोई एक रिएक्टेंट जल्दी खर्चा होगा, दूसरा खर्चा ही नहीं होगा पूरा, तो ऐसे केसेस में हमारा आंसर गलत आता है। और ऐसे केस में दो एक्स्ट्रा डेफिनेशन आता है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये हमने समझ लिया। अब हमको समझने का चीज ये है कि हम फिर सॉल्व कैसे करें और करेक्ट आंसर कैसे निकालें। तो आप अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझना। मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूं। मेरे पास रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2, और यहां से हमें क्या मिल रहा होगा, 2SO3 मिल रहा होगा। अभी मेरा पॉइंट ये था कि 2 मोल SO2 का मास कितना बच्चे, 128, और 1 मोल O2 का मास कितना बच्चे, 32 ग्राम, और 2 मोल SO3 का मास कितना, 160 ग्राम। ये हमने आपको लिख करके दे दिया था। तो देखो, अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन को हमने बोला कि आप एक काम करो, SO2 का 64 ग्राम ले लो, ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लो, ठीक है। देखो, ऐसा भी सॉल्व करा जा सकता है। कैसे? मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन अगर इफ, उस स्टेटमेंट से पहले इफ लगा हुआ है, उसको समझना। अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्च हो जाता ना बेटा, तो SO3 160 ग्राम बन जरूर जाता। स्टेटमेंट समझना मैंने क्या बोला हुआ है। अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्च हो जाता तो SO3 160 ग्राम बन जाता। तो कई बार लोग ऐसा बोल जाते हैं कि भाई हमने, मान लो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग SO2 कितना बनना चाहिए था, 160 ग्राम बनना चाहिए था। तो कुछ लोग ना आंसर 160 बता देते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करेक्ट है, जस्ट वेट, अभी इंतजार करो, वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो आप बताओ। फिर कुछ लोग बोलते हैं, देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर इफ लगा हुआ है स्टेटमेंट में, अगर SO2 का 128 ग्राम खर्च हो जाता तो SO3 का 160 ग्राम बनता। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 128 ग्राम अगर SO2 का खर्च हो जाता तो SO3 कितना बनता, 160 ग्राम SO3 बन जाता। फिर किसी ने बोला सर मैंने तो 128 ग्राम लिया नहीं, हमने कितना लिया, हमने केवल 64 ग्राम लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे 64 ग्राम SO2 खर्च करोगे ना, तो SO3 कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड यूज करना है, 160 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 64, यही लिखोगे ना बच्चे, ग्राम SO3 यही लिखोगे ना, 160 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 64। जल्दी बोल दो, इसमें किसी को डाउट है?
अरे जस्ट से यस नो यार, समझ में आए कि मैं आगे चलूं कि नहीं। यस सर। इसमें डाउट है बोल रहे हो या नहीं? नहीं है वो? डाउट है सर। अच्छा डाउट है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर मैं SO2 का 128 ग्राम मान लो खर्चा कर देता, कितना खर्चा करा? 128। SO3 कितना बनता? 160। ये बात तो समझ में आता है, ये समझ में आता है ना कि अगर मैं 128 ग्राम खर्चा करूंगा तो SO3 कितना बनेगा? 160 ग्राम बनेगा। ये बात समझ में आता है? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। यस सर। ओके, तो हमने यही लिखा हुआ है ना, आप देखो, हमने यही लिखा हुआ है कि 128 ग्राम SO2 अगर मैं खर्च कर देता तो 160 ग्राम SO3 बन जाता। फिर मैंने बोला चलो आपको एक एक स्टेप और लिख करके बताते हैं। मान लो मुझे ये करना होता कि मुझे ना केवल 1 ग्राम SO3 खर्च करना है, 1 ग्राम SO3, तो इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना। तो SO3 कितना बनता? सॉरी 1 ग्राम SO2, सॉरी ये SO2 है, 1 ग्राम SO2 खर्च करना है, तो SO3 160 डिवाइडेड बाई 128। ऐसा बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड सीखा करते थे, ठीक है। तो 1 ग्राम तो है नहीं हमारे पास, कितना है हमारे पास? है 64 ग्राम। तो हम खर्च कितना करेंगे? हम 64 ग्राम SO2 खर्च करेंगे। अगर मैंने 64 ग्राम SO2 खर्च करा होता तो SO3 कितना बनता? 160 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 64। अभी भी डाउट है या अभी समझ में आ गया? एकदम कंफर्म बोलना, डाउट रहेगा तो फिर से पूछ लेना। अभी क्लियर है? यस। तो इसको जब भी सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चे, 64 टू जा 128 एंड टू 160, इट इज 80 टाइम्स विल कैंसिल आउट। सो SO3 कितना मिल जाएगा हमको? 80 ग्राम SO3 मिल जाएगा। तो देखो अब समझना, अगर 64 ग्राम SO2 खर्च हो जाता ना बेटा, तो SO3 कितना बनता? 80 ग्राम। वही हमने वहां पे कैलकुलेट करा हुआ है, ये यही कैलकुलेट करा हुआ है। तो हमारे पास दो आंसर है, एक 160, दूसरा 80। अब बताओ करेक्ट कौन सा है? इसमें से एक करेक्ट है, या तो 160 करेक्ट है या फिर 180 करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? कुछ लिख करके बताओ। बोल 80 करेक्ट है, 160 रॉन्ग है। 80 क्यों करेक्ट है? अब कारण बताओ तो। अभी जब भी बताओगे ना, रीजन ढूंढोगे तो दिमाग काम करेगा। 80 क्यों करेक्ट है, जरा रीजन बताओ तो। सर 80 बैलेंस नहीं है। ओके, देखो ज्यादा आसान शब्द में मैं बोल रहा हूं, बहुत ही आसान आसान भाषा में। हमने बार बार रिपीट करके एकदम चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अगर अगर ऑक्सीजन का 32 ग्राम खर्च होता तो SO3 160 ग्राम बनता। दूसरा, अगर SO2 64 ग्राम खर्च होता तो SO3 80 ग्राम बनता। अब तो मुझे पहले से मालूम है ना यार कि ये दोनों अगर अमाउंट लिए हो, ऑक्सीजन का 32 ग्राम और SO2 का 64 ग्राम, तो ऑक्सीजन तो पूरा 32 ग्राम खर्चा होगा ही नहीं। ये तो अभी हम लोग डिस्कस करके आए कि ऑक्सीजन नहीं 32 ग्राम नहीं खर्च हो। अगर आपने SO2 केवल 64 ग्राम लिया है तो ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्च नहीं हो सकता। बेटा जब ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्च ही नहीं हुआ था तो SO3 60 ग्राम बन कैसे सकता है यार? मैं बार बार बोला था कि जब ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्च होता तो SO3 160 बनता। वो तो खर्च ही नहीं हुआ ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन था यहाँ पे? लिमिटिंग कौन था? ऑक्सीजन। सॉरी SO2 कौन पहले खर्चा हो गया था? SO2 पहले खर्चा था। तो लिमिटिंग कौन है? SO2 है। तो SO2 का जो मास रहा होगा वो पूरी तरीके से खर्च हो गया होगा।
मतलब जब 64 ग्राम खर्चा हुआ होगा तो SO3 कितना बना होगा? 80 ग्राम। मतलब यही करेक्ट है। खर्चा कौन हुआ? SO2। तो वही से हमें करेक्ट आंसर मिला। ये बात समझ में आया सभी को, या इसमें किसी को डाउट है? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर सर। क्लियर है ना? तो देखो, अब मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको देने वाला हूं। यहां पे SO2 क्या था आपका? लिमिटिंग रिएजेंट था। ऑक्सीजन क्या था? एक्सेस रिएजेंट था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसका डिसीजन कहां से आएगा? उसका डिसीजन हमेशा और हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से आएगा। एक्सेस रिएजेंट से कभी भी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल सकता, नेवर। ये बात समझ में आया सभी को कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय ओनली लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट बाय एक्सेस रिएजेंट। इसको मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूं, आप कॉपी कर लो। एंड दैट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। amount of product produced is decided by only limiting reagent, not by excess reagent. ये बात सभी को समझ में आया है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कभी भी अगर आपको ये ढूंढना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो भाई, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। एक्सेस रिएजेंट तो झूठ बोलता है, सच कौन बोलता है? लिमिटिंग रिएजेंट बोलता है। ये बात समझ में आता है सभी को? यस सर। कॉपी हो गया? स्टेटमेंट कॉपी हो गया? यस सर। अब देखो, अब इसके बाद जो चैलेंज आता है हमारे सामने, वो ये आता है कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट? हमको ये जब पता चलेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर तो मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कौन है। चलो इतना समझ में आ गया हमको कि हमको लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेट करना है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है? तो चलो वो भी करना सीख लेते हैं। उसके लिए एक अलग प्रोसेस बता देता हूं आपको। हेडलाइन लिख लेना, हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है, तो सबसे पहले आपको मैं एक नया टर्म डिफाइन कर रहा हूं, और उस टर्म को हम लोग नाम देंगे की रेशियो। ठीक है, के रेशियो एक ऐसा नाम दे रहे हैं। के रेशियो होता क्या है वो बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल ऑफ reactant, number of mole of reactant taken, number of mole of reactant taken divided by stoichiometric coefficient of reactant ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। पिछला वाला क्वेश्चन फिर से लिखता हूं। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? 2SO2 प्लस O2, ये हमें क्या दे रहा था? 2SO3 दे रहा था।
हमने आपसे पूछा था कि SO2 का ले लिया जाए 64 ग्राम और O2 का ले लिया जाए 32 ग्राम। फिर मैंने पूछा था कि SO3 कितना बनेगा। तो अब तक इतना देर में तो हमको समझ में आता है कि SO2 क्या रहेगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा और यही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये हमको समझ में आता है। लेकिन SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है, वो इस फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, के रेशियो कैलकुलेट करना है। के रेशियो किसका कैलकुलेट करना है? रिएक्टेंट का। आप देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन। हमें रिएक्टेंट का क्या चाहिए? मोल चाहिए, मोल। हमको क्या दिया है? मास दिया है, मास। तो मोल कैसे कैलकुलेट कर लूं? मोल का हमने फॉर्मूला सीखा था कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमने फॉर्मूला सीखा था। तो यहां पे मोल कैलकुलेट कर ही लेते हैं, चलो। तो जब भी मोल कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो SO2 का जो मास दिया हुआ है, कितना दिया बच्चे? 64 ग्राम दिया, देखो 64 ग्राम दिया। अब SO2 का मोलर मास कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है? 64 ग्राम पर मोल होता है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, आप कैलकुलेट करो 64 आता है। तो इसको अगर मैं 64 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दूंगा बच्चे, तो कितना आएगा मेरे पास? 1 मोल आ जाएगा। ये तो हमको मोल मिल गया। अभी किसका मिला? अभी SO2 का मिला। O2 का कैलकुलेट करो। O2 का मास कितना दिया हुआ है? 32। मोलर मास कितना? 32। तो मोल कितना? 1 मोल। अच्छा, दोनों का मोल 1 आ गया। ओके ओके। अब क्या करूं? नहीं, मोल से केवल थोड़ी डिसाइड होगा, हमको तो के रेशियो चाहिए ना। तो के रेशियो कैलकुलेट करो। के रेशियो क्या होता है? मोल ऑफ SO2 कितना? 1। देखो के रेशियो का फॉर्मूला क्या था? मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन। SO2 का मोल कितना? 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। SO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, बताओ जरा। तो फिर से सो गए यार। 2 सर। 2। तो यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 कितना होता है बच्चे? 0.5। सिमिलरली O2 का के रेशियो कैलकुलेट करना है। O2 का मोल कितना? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1। तो ये फाइनली आएगा कितना? 1। तो अब हम जो स्टेटमेंट देने वाले हैं वो स्टेटमेंट ये है कि जिस रिएक्टेंट का के रेशियो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन? वो रिएक्टेंट जिसका के रेशियो कम है। द रिएक्टेंट फॉर विच के रेशियो इज मिनिमम टेकन एज लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बार हमको लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो मैं बता दूंगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। ये समझ में आया सभी को? यस सर। तो अब ये स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट आप लिख लेना, भूलना नहीं चाहिए। स्टेटमेंट क्या? द रिएक्टेंट फॉर विच के रेशियो is minimum taken as limiting reagent और reactant। जिसके लिए के रेशियो सबसे कम मिला वही लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होगा, और वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या बनना चाहिए। बस बेसिक फंडा यही है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए।
कॉन्सेप्ट इतना ही था। एनी डाउट, एनीवन? अरे हाँ नहीं, क्या पड़ोसी से पूछने चले जाते हो क्या? पड़ोसी तुम बताओ, मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं? हैं? हाँ नहीं बताने के लिए पड़ोसी हो? पड़ोसी तुम बताओ, आज हाँ बोलूं या ना बोलूं? हैं? हाँ नहीं, तुम्हें भी बोलना है यार, इतना टाइम लगाते हो। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आपको रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है। रिएक्शन ये दिया, बोला 3A + 6B प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 3C + 5D। ये आपको रिएक्शन दिया। फिर बोला कि हमने रिएक्शन कराने के लिए A का 9 मोल लिया और B का 27 मोल लिया। आपको बताना है कि ये C और D प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना मोल C और D का बनेगा, ये आपको बताना है। तो खैर वो तो बता ही लोगे, वो तो आप बता ही लोगे। पहले ये बताओ कि A और B में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? A एंड B में से लिमिटिंग कौन सा है? कोई तो बताओ यार, मतलब अच्छा, जब हाँ नहीं बताने के लिए पड़ोसी के घर पहुंच जाते हो तब तो लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। यस सर। अच्छा हाँ बोल रहे, अरे लड़का लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए और दूर जाना पड़ेगा तुमको, है? चलो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए आपको के रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है। के रेशियो का फॉर्मूला आपने सीखा। के रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल टेकन। ए का कितना मोल लिया बच्चे? जल्दी जल्दी बताना, अब जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना, धीरे धीरे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ए का कितना मोल लिया है हमने? 9 मोल 9 सर। sir. 9। ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? Divided by 3. 9 divided by 3 sir. 3. ओके, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3 आ गया। ए का के रेशियो इज 3। बी के लिए नंबर ऑफ मोल टेकन 27, बी 27 divided by 6 sir. 6। कितना आता है ये? 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 4 पॉइंट समथिंग आएगा यार, मतलब ये तो बच्चों वाला डिवीजन है। हाँ ना? 4.5? अरे हाँ बोलो यार, 4 आएगा। तो मिनिमम कौन है? किसका के रेशियो सबसे कम है? ए का। ए के वैल्यू, ए के लिए वैल्यू कम मिली ना यार, ए के लिए वैल्यू कितनी मिली? 3। बी के लिए के रेशियो कितना मिला? 4 से ज्यादा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए है। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझ में आया? अच्छा एक चीज और बताऊं, के रेशियो कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता, नेवर। के रेशियो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। आप एग्जाम में ना, जब आपका कॉलेज का एग्जाम होगा, जब सब्जेक्टिव पेपर लिखोगे तो वहां पे के रेशियो कभी मेंशन नहीं करना है आपको। डायरेक्टली मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे मेंशन करोगे। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, डायरेक्टली लिखोगे। आपको वो की रेशियो रफ में कैलकुलेट करना, ठीक है? चलो हमको इतना पता चल गया, चलो भाई ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब मुझे बताना था कि सी और डी कितना बनेगा। और अभी तक के डिस्कशन से एक चीज तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा
दैट विल बी ओनली डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला। कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो देखो, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि सी कितना बनेगा, तो मैं इस लिमिटिंग रिएजेंट को सी से कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करूंगा? देखो, कनेक्ट करने का मतलब यह है कि मैं ये बोलूंगा कि ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3। सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3। अब मैं आपको पूरा लैंग्वेज में लिख करके देता हूं। 3 मोल ऑफ ए on reaction produces 3 मोल ऑफ सी। ये बात समझ में आता है? ये हमने कहां से लिखा? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिखा। एक बात ना सब लोग एक साथ कसम खा लेना, शपथ ले लेना कि क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करोगे, पहली लाइन हमेशा और हमेशा स्टोइचियोमेट्री वाली ही लिखनी है। एक्स्ट्रा माइंड हर जगह नहीं लगाते, ठीक है? अगर मैंने बोला हुआ है पहली लाइन स्टोइचियोमेट्री वाली लिखनी है तो लिखनी है, उसके बाद आपको जितना दिमाग लगाना है लगाओ, लेकिन पहली लाइन स्टोइचियोमेट्री ही लिखनी है। नहीं लगाना उसके अलावा अपना दिमाग, नहीं तो गलत होगा और हो सकता है आपको फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए। तो आपको मालूम था ए लिमिटिंग रिएजेंट है, सी ढूंढना चाहते थे, ए और सी का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसको रिलेट करने वाला रिलेशन लिख दिया हमने कि अगर ए का 3 मोल खर्चा हो जाता तो सी का 3 मोल बन जाता। यहां तक क्लियर है सभी को? अरे फिर से पहुंच गया यार। क्लियर है या पड़ोसी से पूछ के? अच्छा पूछ के आओ, देखो पड़ोसी क्या बोलता है आज, तुमको हाँ बोलना है या ना बोलना है। जाओ एक बार पड़ोसी क्या घूम के आओ। अजीब आदमी लोग हो यार, पड़ोसी क्या पहुंच जाते हो पूछने के लिए कि मैं आज हाँ बोलूं या ना बोलूं। चलो रिपीट करता हूं। देखो, हमें अब तक क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ए हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके आगे हमको करना क्या था? उसके आगे करना ये था कि हमको ये ढूंढना था कि सी और डी जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, ये ढूंढना था। तो मैंने आपको बोला कि जो आपको ढूंढना है उसको रिलेट करोगे किसके साथ? लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। और रिलेशन में जो स्टेटमेंट यूज करेंगे उसमें कौन रहेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। ऑलवेज डू नॉट यूज योर माइंड। मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि 3 मोल ऑफ ए ऑन रिएक्शन प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ सी। यही हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दिख रहा था, तो वो हमने लिख दिया। अभी भी अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क। यहां तक जितना करा है उसमें अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर सर, क्लियर सर। ओके ओके। अब एक बात बताओ, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ए का जितना भी मोल या मास आप लोगे वो पूरा खर्चा हो जाएगा। ए का जब मैं 3 मोल खर्चा करता तो सी का 3 मोल बन जाता। अब मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं कि 1 मोल अगर ए का खर्च हो जाता, 1 मोल ऑफ ए ऑन रिएक्शन प्रोड्यूसेस 3/3 मोल ऑफ सी। यही यूनिटरी मेथड का तरीका होता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो भी लिखा होता है इधर उस नंबर को डिवाइड कर देते, तो 3/3 कितना होता है? 1 मोल सी, मतलब आपने अगर ए का 1 मोल लिया हुआ है तो सी का 1 मोल बन जाता। हमको मालूम है कि ए का जो भी अमाउंट लोगे आप वो पूरा खर्चा हो जाएगा। क्यों खर्चा हो जाएगा? क्योंकि ए लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ए का खर्चा कितना करना है? 9 मोल खर्चा करना है। अच्छा,
तो सी का कितना बनेगा? 9 मोल बनेगा। हाँ भाई यही आंसर है। सी का कितना बनेगा? 9 मोल बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर सर। ओके, अब यहीं पे सॉल्व करेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि डी का कितना बनेगा। देखो, इस बारी अगर मुझे ये ढूंढना है कि डी का कितना मोल बनेगा, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं डी को कनेक्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट से। मतलब जिसको ढूंढना है उसको कनेक्ट किससे करना है? लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो आपको सही सही आंसर बताएगा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा 3 मोल ऑफ ए produces 5 मोल ऑफ डी। मैंने कहां से लिखा? मैंने आपको अभी अभी बोला कि पहली लाइन कौन सी लिखनी होती है? पहली लाइन स्टोशियोमेट्री वाली लिखनी होती है। तो ए का 3 मोल और डी का 5 मोल लिख दिया मैंने। 3 मोल ऑफ ए प्रोड्यूसेस 5 मोल ऑफ डी, जो स्टोशियोमेट्री में था वो मैंने लिख दिया। अब यूनिटरी मेथड, अगर 1 मोल ऑफ ए ले आता तो डी बनता 5/3। यही जो स्टार्टिंग में होता है उसको बाद वाले से डिवाइड कर देना होता है, बचपन में सीखा करते थे। ए का कितना खर्चा करना है? ए का 9 मोल खर्चा करना है। अच्छा, अगर 9 मोल खर्चा करते तो डी का कितना बनता? 5/3 इंटू 9 कितना बन जाता? 15 मोल। अच्छा, 15 मोल डी बन जाएगा। हाँ यही आंसर, यही आंसर। किसी को डाउट? फिर से गए यार पड़ोसी के। नो सर। अच्छा, पड़ोसी के यहाँ गए उसके लिए नो सर, या डाउट है उसके लिए नो सर? कंफ्यूज हो जाता हूँ इतने देर में, 2-3 क्वेश्चन पूछ देता हूँ मैं। किसके लिए नो सर? डाउट नहीं है उसके लिए ना? यस सर, डाउट नहीं है। ओके, अगर डाउट नहीं है तो पहले तो आप प्रोसेस तो समझ ही गए होगे। एक बार कॉपी कर लेना, क्योंकि आगे ना बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और वो सारे क्वेश्चन में आगे से दिमाग आपको लगाना है। देखो, मैंने पूरे पेशेंस के साथ, आपने 2 बार पूछा 3 बार पूछा, मैं एक्सप्लेन करता गया। आपने बोल दिया हाँ सर समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो बेटा जब आपने बोल दिया ना पूरी तरीके से समझ में आ गया, तो अब आगे के क्वेश्चन तो आप ही करोगे फिर। ठीक है? मैंने बोला हुआ था ना वहां आकर के कि जब तक आप मुझसे पूछते रहोगे, 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा। लेकिन एक बार आपने बोल दिया हाँ समझ में आ गया, फिर बेटा आपकी जिम्मेदारी, आप करोगे अब। तो कॉपी हो गया ये? कॉपी हो गया? यस सर। ओके, चलो फिर आगे की जिम्मेदारी आप लोग जरा निभाओ। मुझे तो जितनी चीजें बतानी थी वो मैं बता ही लिया। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक दूसरा रिएक्शन लिखा 7A + 6B, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 3C and 4D। ए का जो लिया हुआ है ये एक्चुअली के नहीं है, ये मोल है। ए का हमने 3 मोल लिया हुआ है और बी का 4 मोल लिया हुआ है, उसको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। आपको बताना है सी एंड डी कितना बनेगा। पहले आप डिसाइड करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एंड देन डिसाइड करो कि सी और डी का कितना कितना मोल बनेगा।
फटाफट करो आप जल्दी से। नवोनीत, एक बार फिर से ट्राई कर लो यार। आप बोल रहे हो, उसको एक बार फिर से चेक कर लो। कोई बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट? अरे कोई नहीं बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अरे यार फिर हाँ क्यों बोले थे? समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा 7 है, सॉरी 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 नवनीत, करेक्ट बोल रहे थे, करेक्ट बोल रहे थे। मैंने उल्टा डिवाइड कर दिया, माय फॉल्ट। ठीक है, ठीक, सही बता रहे थे, सही बता रहे थे नवनीत, सही बता रहे थे। माय फॉल्ट, मैंने उल्टा देख लिया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जगह पे मोल देख लिया, मोल की जगह पे स्टोइकोमेट्रिक देख लिया। ठीक है, आप लोग बता रहे हो कि सर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना था? के रेशियो कैलकुलेट करना था। के रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम में आपको बोला गया नंबर ऑफ मोल टेकन 3 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल टेकन 4 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.2 समथिंग, नहीं 0.4 समथिंग आएगा ना, और यहाँ पे 0.6 समथिंग आएगा। तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए हो गई? ए के लिए हो गई। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट है। अब आपको बताना है सी और डी कितना बनेगा। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बताना है सी कितना, सी कितना बनेगा। पहले आप बताओ सी कितना बनेगा। Sahida, C is 7 mole। सोच लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए नाजिम 1.28 मोल। ओके, ओके,
आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, डेसिमल बताना जरूरी नहीं, आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो। सर 9/7 of 9/7 करेक्ट है, करेक्ट है फारूकुल, इट इज 9/7। सी जो बनेगा दैट इज 9/7 या फिर 1.28। ठीक है, डी कितना बनेगा? डी इज 12/7, करेक्ट। डी इज 12/7, मतलब yes दिमाग चल रहा है, केवल मैं अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ यार, तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे लगता है कि समझे नहीं होंगे, इसलिए रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। वैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो यार, सारे आंसर करेक्ट भी बता रहे हो, तो ऐसा ऐसा काम क्यों करते हो, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं? पड़ोसी वड़ोसी ने मना कर रखा है क्या? नहीं नहीं, इधर इधर बोलना अलाउड नहीं है ऐसा करके? रेस्पॉन्ड किया करो, आंसर सारे आपके करेक्ट है, सारे करेक्ट है आंसर। हाँ, अब किसी को डाउट कि ए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हुआ, या सी का 9/7 कैसे बना, एंड डी का 12/7 कैसे बना? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं? वाह यार, चमत्कार हो गया। मतलब बाकी सब बैच में पहला क्वेश्चन देने के बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन भी करना पड़ा था, यहाँ तो चमत्कार ही हो गया। तुम लोग बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करते लेकिन आंसर सारे करेक्ट, और डाउट भी नहीं। टीचर लोग मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम लोगों को। लो बेटा, आ गया डाउट। डाउट किस में है आपको, सी में, डी में, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट में? जस्ट इतना लिख करके बता दो किस में डाउट है। सी, डी और ए इज लिमिटिंग। जल्दी बच्चे, इतना टाइम थोड़ी होता है, फटाफट बोल दिया करो। अच्छा, सी एंड डी में डाउट है, ठीक है, ओके फाइन। चलो देख लेते हैं एक बार सी और डी कैसे फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं। तो देखो, अगर मुझे ढूंढना है कि सी कितना बनेगा, तो जैसा मैंने बोला था कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको कनेक्ट किससे करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग कौन है? ए है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 7 मोल ए, वो पहला स्टेटमेंट स्टोशियोमेट्री वाला, तो स्टोशियोमेट्रिक लिख रहा हूं। 7 मोल ए ऑन कंजम्पशन produces 3 मोल सी। आप स्टोशियोमेट्री वाला स्टेटमेंट लिख लो। फिर आप ना यूनिटरी मेथड यूज करो कि अगर मैंने ए का 1 मोल यूज किया होता तो सी का 3/7 मोल बन गया होता। ए हमको कितना खर्च करना है बच्चे? ए इज लिमिटिंग, तो ए का जितना भी लिए होंगे सारा खर्च हुआ होगा। कितना खर्च करना है? 3 मोल खर्च करना है। तो अगर मैंने ए का 3 मोल खर्च करा होता तो सी का कितना बनता? 3/7 इंटू 3, दैट इज 9/7। यही सी है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपको ढूंढना है कि डी कैसे मिला, तो आप एक काम करो, डी को कनेक्ट करो लिमिटिंग रिएजेंट। फिर मैं क्या लिखता कि 7 मोल अगर मैं ए का लिखता तो डी का 4 मोल बनता, 4 मोल ऑफ डी बनता। अगर मैं ए का 1 मोल ले आऊं तो डी का कितना बनेगा? 4/7। ए का कितना खर्च करना है? 3 मोल खर्च करना है, तो डी का कितना बनेगा? 4/7 इंटू 3, कितना मिल जाएगा? 12/7। हाँ, यही हम लोगों ने कैलकुलेट करा। अभी समझ में आया, या अभी भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन। अच्छा, एक और डाउट था क्या कि ए, हाउ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट? ओके ओके, ए लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी बता देता हूँ। पहले ये सी और डी में समझ में आ गया कि सी का 9/7 एंड डी का 12/7 कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया सभी को? yes सर, आया सर। ओके,
चलिए फिर ये देख लेते हैं कि ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों में से किसी को डाउट है। तो ये तो मैंने शायद अभी करा भी था कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, के रेशियो कैलकुलेट करना होता है। और के रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल टेकन। तो ए का कितना लिया, 3 मोल लिया, और ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 7। तो 3/7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.4 समथिंग मिलेगा। सिमिलरली बी का कितना मोल लिया हुआ है, 4। बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 6। 6 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड 4 इज द नंबर ऑफ मोल टेकन। तो यहाँ पे के रेशियो कितना मिल जाएगा, 36 ना, 0.6 समथिंग मिलेगा। तो जो के रेशियो कम होता है, जिसके लिए के रेशियो कम होता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो 0.4 इज लेस देन 0.6, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और आगे का कहानी तो आपको मालूम है कि सीओडी कितना बना। अभी क्लियर है पूरी तरीके से ये, है ना? ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही करेक्ट कर लेंगे यार। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन फटाफट और करेक्ट आंसर चाहिए हमको, इतना टाइम दिया है हम लोगों ने। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये एक बार आप ट्राई करो। फिर से आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है एंड सी और डी कितना बनेगा वो बता देना। पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, फिर सी एंड डी बताना है। करेक्ट है, समीमा एंड नवोनीत करेक्ट है। आपका लिमिटिंग रिएजेंट करेक्ट है। आप बताइए कि सी एंड डी कितना बनेगा। ये 5 किसका, अच्छा 5 एंड 2.66 आंसर बता रहे हैं। ओके 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 ओके, लेट मी चेक। 2 4 देन 5, ओके, एंड 2 हाफ। कुछ गड़बड़ है शायद। अच्छा बी लिमिटिंग रिएजेंट है ना, 3 4 है। ध्यान रहे, बी लिमिटिंग रिएजेंट। अभी करेक्ट आंसर मिला। The correct amount of C that will be produced is 10.6. C का जो करेक्ट अमाउंट होगा that will be 10.6. फ्रैक्शन में I guess it is going to be 32 divided by 3. समीमा करेक्ट है बच्चे, दोनों का आंसर करेक्ट है आपका, सी एंड डी दोनों करेक्ट। और कोई?
C is 32 divided by 3 and D is 8 by 3. करेक्ट है नाजिम, करेक्ट है, दोनों करेक्ट. B is our limiting reagent. B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. जो C का अमाउंट बनेगा दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 3 एंड जो D का अमाउंट बनेगा दैट इज 8 बाई 3. यही आंसर है. एनी डाउट एनीवन? जिसको ये सारे आंसर मिल रहे? करेक्ट है. किसी को कोई डाउट नहीं है? वायर फिर से चमत्कार हो गया. देखो, डाउट ना आने के दो रीजन होते हैं. या तो टीचर बहुत ही खतरनाक वाला है, पढ़ाई एकदम सबको 100% समझ में आ गया, नो डाउट. दूसरा, टीचर कुछ भी बोला और कुछ भी समझ में नहीं आया, तो भी डाउट नहीं आता, क्योंकि कुछ नहीं समझा हमको, है ना. तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट था? दूसरा वाला ना. कुछ भी बोला, कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या चल रहा. उमर सही है, करेक्ट है, करेक्ट है. 32 divided by 3, 8 by 3 is correct. I asked any doubt anyone in this question. किसी को कोई डाउट है? नहीं? That's great. फिर आप वो डीपीपी अटेम्प्ट कर लो बच्चे, एंड डीपीपी का डाउट आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं. आई एम एज्यूमिंग कि इसमें अभी किसी को कोई डाउट नहीं है. तो आप एक काम जरूर कर लेना कि आज जितना सीखे हम लोग, आप उसे ना रिवाइज जरूर कर लेना एक बार. नहीं तो वो चीजें ना आप छोड़ दोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आप भूल जाओगे. तो अगर 1-2 दिन आप नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाएंगे चीजें और फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं करना है आपको. एक बार आप रिवाइज कर लेना और सारे क्वेश्चन एक बार फिर से खुद से सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. रेस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी थे. अभी तो हम लोगों ने बेसिक फंडा अपना क्लियर किया हुआ है, तो क्वेश्चन आने बाकी है जो कि करेंगे अगली क्लास में, आज नहीं. ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं. ठीक है, चलो बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर.